Hello, students. I hope you all are fine. In geography, we are discussing about manufacturing industries. And in this chapter, we have learned some important topics which are mentioned in beginning of this chapter. That's all the meaning of manufacturing industry, importance, agriculture and industries relationship, as well as we have learned about the contribution of manufacturing industries in Indian GDP. These topics are we have discussed. Now today we will discuss about the industrial location. इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब कि हम जब कोई इंडस्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, उनको हम सेटअप करते हैं, हमें किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए जिससे कि इंडस्ट्रीज़ बेहतर से बेहतर बेनिफिट कमा सकें। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक में हमें यही डिस्कस करना है कि हम कौन कौन से वो मेजर फैक्टर्स हैं। तो जनरली अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है लैंड मासेस की अवेलेबिलिटी। दूसरी चीज़ जो प्रभावित करती है वह है रॉ मटेरियल। इसके बाद उस पर पावर, यानी आपके जो पावर रिसोर्स हैं जो भी उसमें लगने वाले हैं, चाहे वो कोल्स हो, पेट्रोलियम या इलेक्ट्रिसिटी, उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड होता है। उस इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंस करने होते हैं। तो हम जो भी उसमें कैपिटल लगाते हैं, जो भी पैसा लगाते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, मार्केट उसके आसपास कैसी है, क्या मार्केट बहुत दूर है, पास में है, तो ये सारी चीज़ें उसको क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें हमने बता ली एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे। अब हम आते हैं कि इस आपके कंटेंट क्या क्या दिए गए हैं, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कम्प्लेक्स इन नेचर. These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market, etc. कि इंडस्ट्रियल लोकेशन एक कम्प्लेक्स नेचर की होती है और इंडस्ट्रियल लोकेशन हमेशा ही रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड होती हैं। लेबर फोर्स उधर का कैसा है उस पर वो भी इसको प्रभावित करती हैं। कैपिटल यानी उसमें हम क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर भी काफ़ी डिपेंड होता है। पावर रिसोर्स, चाहे वो कोल्स मैमनी हो, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी या किसी अदर फॉर्मेट में हो, तो वो पावर रिसोर्स भी इसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसके अलावा मार्केट की अवेलेबिलिटी। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेसेस। और बहुत ही ऐसी कम संभावना होती है कि ये सारी चीज़ें एक ही जगह अच्छे ढंग से मिल पाएँ। Consequently, manufacturing activities tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. तो ये तो पॉसिबल, बहुत ही रेयर केसेस में हमें ये सारी चीज़ें एक जगह प्रॉपर वे में मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ही हो। तो उस सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो उस एक्टिविटीज़ में लगने वाली हैं, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ से या तो हमारे पास एकदम प्रॉपर वे में अवेलेबल हो, या फिर हम कम से कम खर्च करके इन चीज़ों को वहाँ से प्राप्त कर सकें या उनको अरेंज किया जा सके। तो ये दो चीज़ें होती हैं, या तो वो हमारे पास अवेलेबल हो या हम उसको कम से कम कीमत पे अरेंज कर सके। तो ये दो चीज़ें आपकी इंडस्ट्रियल लोकेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बनाइजेशन फॉलो। कि जब एक बार इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ किसी जगह पे स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके साथ ही साथ उसके आसपास में शहर बसने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम अर्बनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इस वजह से हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस से आपका अर्बनाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है।
Sometimes industries are located in or near the cities. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वह किसी सिटी या किसी टाउन्स या किसी बिग एरियाज के आसपास ही एस्टेब्लिश की जाती हैं. Thus, industrialization and urbanization go hand in hand. इस वजह से हम देख सकते हैं कि या तो इंडस्ट्रीज सिटीज के आसपास बसती हैं या फिर एक बार इंडस्ट्रियल चीज़ें इस्टेब्लिश होने के बाद उसके आसपास में अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हैंड टू हैंड चलती हैं. Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultant and financial advice etc. to the industry. ये जो सिटीज़ होती हैं ये किसी इंडस्ट्रीज़ को कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं. जैसे मार्केट कि सिटीज़ के आसपास में के सिटीज़ में रहने वाले लोग निश्चित है कि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को अपने पास लेते हैं, तो मार्केट भी उसके लिए अवेलेबल है. इनके अलावा बहुत सारी सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं जैसे बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस की सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, लेबर फोर्स, कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर्स. ये सारी चीज़ें हमको सिटीज़ में अवेलेबल मिलती हैं जो कि एक इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. Many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban centers known as agglomeration economies. अब यहाँ से एक वर्ड सामने आया है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज. एग्लोमरेशन इकोनॉमीज का मतलब होता है कि जस्ट सपोज हमने कोई इंडस्ट्रीज बनाई और उस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, अब उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, तो अब ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं किसी और लोगों को ऑफ़र करती हैं कि हमारे आसपास में कोई रेस्टोरेंट या होटल जैसी चीज़ें आप ले लीजिए, तो जिससे कि हमारे जो वर्कर्स हैं जो भी उसकी स्टाफ मेंबर्स हैं वो वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकें. ऐसे ही और सारी चीज़ें जैसे उसके उनके लिए अवेलेबल जो भी कपड़े से रिलेटेड हुआ, आयरन करना हुआ, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड लोगों को क्या करते हैं ऑफ़र करके उनको वहाँ पर लाते हैं. तो ये होता है कि जब कई सारी इंडस्ट्रीज़ या कई सारे फैक्टर्स मिल करके एक सिंगल इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, दैट द एग्लोमरेशन इकोनॉमीज. तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि जो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत सारे अर्बन सेंटर्स से लोगों को ऑफ़र देती हैं और वो उनके लिए काम करना शुरू करते हैं. तो इस तरीके से एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ भी अपने आप में बहुत बेहतर तरीके से काम करती हैं. अगला है ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस. और ऐसे ही फिर ये क्या होता है कि अब ये अपनी एक ब्रांच यहाँ पे खोली और धीरे धीरे दूसरी जगहों पे भी जाने लगेंगी, अपने प्रोडक्ट्स को उन तक भी पहुँचाने लगती हैं. तो इस तरीके से ये क्या होती है कि इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन अब एक जगह से कई जगहों पे हो जाती है. जैसे एक एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि जस्ट सपोज़ हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हम बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, तो अब ये जो बर्तन हैं इनको हमको बेचने की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो अब ये सिटीज़ में कई सारे लोगों को देख लेंगे कि कौन कौन है जो इस तरीके से रिलेटेड कामों को कर सकते हैं, तो उनको क्या करेंगे, उनको ऑफ़र करेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करिए. तो वो उनके प्रोडक्ट्स को लेगा, फिर उससे रिलेटेड वो काम करना शुरू कर देगा. इसके अलावा वो वर्कर्स से रिलेटेड जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको ज़रूरत पड़ी जो जो चीज़ें, जैसे उनको खाने पीने की ज़रूरत पड़ी, उनको ड्रेसेस वगैरह को नीट एंड क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसे सिचुएशन में ये लोग होटल, रेस्टोरेंट या कह सकते हैं कि वहाँ पे रहने वाली व्यवस्था करने जैसी चीज़ों को ऐसे लोगों को वो ऑफ़र देते हैं और फिर वो उनके साथ जुड़ करके काम करना शुरू कर देते हैं. तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं. इसके अलावा अब अगली चीज़ जो इसमें बताया गया कि इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा. कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी आज़ादी से पूर्व के जो समय थे उस समय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को
उन्हीं जगहों पे लगाई जाती थी जहाँ पर ओवरसीज़ ओवरसीज़ का मतलब समुद्री रास्ते या समुद्रों से व्यापार संभव हो पाते थे। जैसे आपका मुंबई एक कोस्ट लाइन एरिया है, कोलकाता, चेन्नई, ये जो है हमारी कोस्टल एरियाज़ हैं। तो यहाँ से हम इस आपके ओशन माध्यम से या सीज़ के माध्यम से आसानी के साथ ट्रेड किया जा सकता था। तो शुरुआती दौर में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, आगे चलकर चेंज होती हैं। Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agricultural rural hinterland. इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उस समय में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था वो कुछ ही जगहों पे था, हर जगह पे नहीं था जैसे कि आज की डेट में है। तो शुरुआती दौर में वही प्लेसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते जहाँ से ओवरसीज ट्रेड पॉसिबल होते थे। तो कहने का मतलब कि ऐसी जगहों को देखा जाता था कि जो एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड यानी जहाँ पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबल हों, तो उन्हीं के आसपास में और अर्बन सेंटर उन्हीं के आसपास में डेवलप होते थे। फिर उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी दिखाई पड़ता था। तो इसी वजह से शुरुआती दौर में अर्बन एरियाज़ काफ़ी कम होती थी, इंडस्ट्रीज कम होती थी। तो ये आपके प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में बात की। अब यहाँ पे एक इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे वो चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। तो अभी इस ग्राफ को ये हम कह सकते हैं एल्गोरिथम के तौर पे दिखाया गया है कि हम जब इंडस्ट्रीज़ आते हैं तो हमको इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं, और उन इन्वेस्टमेंट में इनपुट क्या क्या होती हैं, तो रॉ मटेरियल्स होते हैं और जो उस प्रोडक्शन में लगने वाले जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा लैंड मासेस, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को भी हम उनमें शामिल करते हैं। इसके बाद अब जस्ट सपोज हमने वो काम कर लिया, यानी ये सारी चीज़ें हमने इस्टेब्लिश कर ली। अब हमें इन रॉ मटेरियल्स अब इनको क्या करना होगा, हमको फैक्ट्री तक पहुंचाने की ज़रूरत है। यानी हमने जहाँ पर हमारा मेन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हमको क्या करना है, रॉ मटेरियल्स उन मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचाना है, लेबर फोर्स है उनको वहाँ पे भेजना है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि अब ये ट्रांसपोर्ट आता है। इनपुट हमने कर लिया, हमने बना लिया। इसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हमारा क्या करेगा कि जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं जैसे रॉ मटेरियल्स, पावर, लेबर फोर्स, इन सबको क्या किया जाएगा, फैक्ट्री तक पहुंचाया जाएगा। अब फैक्ट्री में क्या होगा, सारी चीज़ें बनेंगी, उनका यूज़ किया जाएगा, यानी उनको बनाया जाएगा। अब बनाने के बाद उनका आउटपुट लिया जाएगा। अब उस आउटपुट को क्या करना है, मार्केट तक पहुंचाना है। तो अब वो आउटपुट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके हम मार्केट तक पहुंचाएंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे मनी इन दोनों जगहों पे इनपुट करनी है, यानी हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो हमको एक्सपेंस करना है, हमको वहाँ पे मनी लगाना है। हमें लैंड मासेस चाहिए तो हमको उसको ख़रीदना है, तो उस पर हम इन्वेस्ट करेंगे। हमें बिल्डिंग बनानी होगी तो उस बिल्डिंग पे हम मनी खर्च करेंगे। यानी इनपुट के दौरान भी हम क्या कर रहे हैं, मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्केट भी हम जाएं, मार्केट में भी पहुंचा रहे हैं तो निश्चित ही भी अब उसको देंगे, कुछ उससे भी लेंगे, यानी हम कुछ लेंगे कुछ देंगे। इस तरीके से ये मार्केट सिस्टम हमारा चलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनपुट, आउटपुट और मार्केट, इन सभी जगहों पर मनी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर के रूप में आती है। तो इस तरीके से ये हमारी थी एक फिगर था कि आपका इंडस्ट्रीज और मार्केट का रिलेशनशिप। अगले देखते हैं, द की डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। आपकी जो फैक्ट्री लोकेशन होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है वह होता है लीस्ट कॉस्ट, कि हम कम से कम कीमत पे उन चीज़ों को ले सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़, आपके जो स्पेशलाइज्ड लेबर फोर्स है, चाहे वह आपके स्किल्ड हों या नॉन स्किल्ड हों, इन लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी फैक्ट्री लोकेशन को प्रभावित करती हैं।
अब यहाँ पे देख लीजिए आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, कि हम जिस लोकेशन पे इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, जैसे सपोज ये बीच का एरिया है तो यहाँ पे हम इस इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले जहाँ पे रॉ मटेरियल कम से कम कीमत पे हमारे पास अवेलेबल हो सके। दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कि अब हमारी जिस साइट पे हम बना रहे हैं उनका जो कॉस्ट कैसा है प्रोडक्शन का, क्या उनमें बहुत ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, बनाने में ही बहुत ज़्यादा अगर खर्च होगा, लाइक उनके प्रोडक्शन पे, उनकी पैकेजिंग पे, इन सारी चीज़ों भी क्या करती हैं कि उनको प्रभावित करती हैं। इसके बाद कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, कि अब उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी हम जब सपोज कि अलग अलग जगहों पे भेजना है या उनको मार्केट तक पहुंचाना है, तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट हम उनको ट्रांसपोर्ट पे ही खर्च कर देंगे तो नेचुरल है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस वजह से कम कीमत पे ही उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या वाकई वो हमारी जो साइट है फैक्ट्री की वो वाकई बहुत सही है। सही होने का मतलब क्या, मार्केट की डिस्टेंस क्या है, लोग वहाँ से वाकई जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं क्या उसकी वाकई डिमांड है उस लोकेशन में या नहीं है। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित करती हैं। तो ये बात हुई हमारी इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में। अगले टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में हमको देखना है कि किन किन बेसिस पे हम आपके इंडस्ट्रीज़ को चेंज कर सकते हैं या उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कि हम जो इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं निश्चित है कि वो उसको कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए। अब वह रॉ मटेरियल कैसा है, हम वो रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं, तो उनके बेस पे भी आपके इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है। वो दो प्रकार की इंडस्ट्रीज़ क्लासिफाइड की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और दूसरा होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब कि उसके जो रॉ मटेरियल होंगे वह एग्रीकल्चर से प्राप्त होंगे, जैसे कॉटन। तो कॉटन के लिए हम कॉटन को एग्रीकल्चर यानी कृषि के माध्यम से प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो रॉ मटेरियल के तौर पे हम उस इंडस्ट्रीज़ को भेज देते हैं। वुलन ये भी हमारी इंडस्ट्रीज से प्राप्त होती हैं। जूट है, सिल्क हुआ, टेक्सटाइल है, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, जो भी एडिबल ऑयल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर से प्राप्त होते हैं। तो इनकी जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो क्या होंगी, एग्रो बेस्ड कहलाती हैं। जैसे शुगर, तो शुगर केन से प्राप्त होगा और शुगर केन हमारी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है। सेम वे में टी है, तो टी इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए टी लीव्स की ज़रूरत होगी और वो टी लीव्स हमारे एग्रीकल्चर से मिलते हैं। अगली जो हमारी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, कि जिनका रॉ मटेरियल मिनरल हो कोई। तो हमारी अर्थ सरफेस पर डिफरेंट टाइप्स की मिनरल्स पाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल करके अगर हम कोई सामान बना रहे हैं तो वह हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। जैसे आयरन एंड स्टील, आपका सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स या पेट्रोकेमिकल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो मिनरल बेस्ड में आती हैं। तो ये तो बात होगी हमारी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पे। अब दूसरी चीज़ है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, कि जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल क्या हम डायरेक्ट कर रहे हैं या हम उसको रॉ मटेरियल के तौर पे बना करके किसी अदर इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जस्ट सपोज हम शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो शुगर क्या होता है कि हम डायरेक्ट कंज्यूमर को दे देते हैं, तो कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग चाहे स्वीट बनाने में, घर के कामों में वो इस्तेमाल करता है।
तो वो डायरेक्ट होता है। कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अदर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के तौर पे वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज का क्या होगा कि वहाँ से एल्यूमिनियम की सीट रेडी की जाती हैं, और ये एल्यूमिनियम की सीट या उसके बड़े बड़े जो लॉक्स बनाए जाएंगे, वह सारी चीज़ें किसी अदर इंडस्ट्रीज के लिए वो रॉ मटेरियल के तौर पे भेजी जाती हैं। जैसे यूटेंसिल बनाने में भी हम एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे भेज दी जाएंगी। हम एयरक्राफ्ट में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, तो एयरक्राफ्ट में वो रॉ मटेरियल के तौर पे भेज दी जाएंगी। सेम वे में आयरन एंड स्टील का भी वही चीज़ है, कॉपर स्मेल्टिंग का होता है। तो इन बेसिस पे अगर देखे जाए तो मेन रोल के अकॉर्डिंग दो प्रकार की आपके बनती हैं इंडस्ट्रीज। पहला होता है बेसिक या की इंडस्ट्री, दूसरा होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ये अपने प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के तौर पे किसी अदर चीज़ों को बनाने के लिए भेजती हैं, लाइक आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट आपके मेन रोल के तौर पे, या हम कहें कि बेसिक की इंडस्ट्रीज के तौर पे देखी जाती हैं। दूसरा होता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जो ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो कंज्यूमर के डायरेक्ट यूज में आती हैं। शुगर, टूथपेस्ट, पेपर इंडस्ट्री, स्विंग मशीन इंडस्ट्रीज, फैन इंडस्ट्रीज, हम बहुत सारी ऐसी देख सकते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्ट उनका इस्तेमाल करता है और वो हमारी इंडस्ट्रीज में बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से मेन रोल के अकॉर्डिंग हमारी दो प्रकार की हैं, बेसिक और की इंडस्ट्रीज, जिनका प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे अदर जगहों पे भी भेजे जाते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जहाँ के प्रोडक्ट कंज्यूमर या ह्यूमन बींग्स डायरेक्ट यूज़ करता हूँ। तो ये बात हुई हमारी मेन रोल के अकॉर्डिंग। अगली चीज़ है हमारी इन्वेस्टमेंट के आधार पे। हम किसी इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, कुछ छोटी हो सकती है, कम भी हो सकती हैं। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी दो तीन प्रकार की, जैसे एक होती है हमारी स्मॉल स्केल और दूसरी हमारी होती हैं लार्ज स्केल, या जिसको हम कह सकते हैं हैवी इंडस्ट्रीज। तो अब यहाँ पे सिंपल वे में इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें कम से कम, यानी हम कह सकते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वह कम होता हो, उनमें पैसे कम लगाए जाते हो, तो वह हमारी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और दूसरी हमारी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के आधार पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पे दो प्रकार की स्मॉल स्केल और दूसरी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बनती हैं। अगला है ओनरशिप के अकॉर्डिंग। ओनरशिप के अकॉर्डिंग हमारी जो बनती हैं वह हमारी चार प्रकार की बनती हैं। और कौन कौन सी हैं? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये हमारी चार प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारी ओनरशिप के बेसिस पे डिफाइन की गई हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा उनकी जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा होती है। उनका ऑपरेशन करने का जो तरीका होगा वो भी गवर्नमेंट एजेंसी ही डिसाइडेड करती है। जैसे आपकी भेल, सेल, ये हमारी आपकी पब्लिक सेक्टर उन में आती हैं। दूसरी होती हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, कि जिनका ओनरशिप और उनका जो ऑपरेशन होता है किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कई सारे लोग मिल करके उसको भी कर सकते हैं। तो किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया जाए या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा होता है, तो वह हमारी होती हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, जी हमारी प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। तीसरी होती है ज्वाइंट सेक्टर। इसका मतलब क्या है कि ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसी
इंडस्ट्रीज जो जिनमें आपका स्टेट का मतलब कोई या गवर्नमेंट भी शामिल हो सकती है, और दूसरी चीज़ जो होती है इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इनके द्वारा वो ज्वाइंट होकर के वह इंडस्ट्रीज चलाई जाती हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा ज्वाइंट होकर के इनको चलाया जाता है। अगला होता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इनका जो ओनिंग और जो ऑपरेशन होता है, या प्रोड्यूसर और जो सप्लायर्स रॉ मटेरियल्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, इन सभी की कोऑपरेशन की वजह से चल पाता है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर प्रोड्यूसर, सप्लायर और वर्कर्स, इन सभी के माध्यम से आपकी इंडस्ट्रीज चलाई जाती हैं, तो ये आपकी कोऑपरेटिव से होती हैं। और ये जो होती हैं कि इनका जो आप कह सकते हैं कि इसके जो रिसोर्स होते हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग या जो लॉसेस होता है, ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं और उन्हीं के बेसिस पे इनका प्रॉफिट या लॉसेस के अकॉर्डिंग काम करती हैं। जैसे आपकी शुगर इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र में है, या केरला की जो क्वायर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर में आती हैं। अगला है हमारा कि रॉ मटेरियल और उसके जो फिनिश्ड गुड हैं, उनका शेप एंड साइज क्या है, उसके बेसिस पर भी आपकी इंडस्ट्रीज़ को बनाई गई हैं। जैसे हैवी इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है जहाँ की जो रॉ मटेरियल्स हैवी होते हों, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी हैवी पाए जाते हों। इसके बाद जो दूसरी होती है वो लाइट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिसका जो रॉ मटेरियल हल्का होता है। तो ये आपकी क्या होती है, हैवी एंड लाइट इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये आपकी बात हुई हमारे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सो अब हम नेक्स्ट डे इनके बारे में, एक एक इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करते चलेंगे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी हैं, क्या क्या उनके फ़ायदे हैं, तो उनके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। थैंक्स टू ऑल।